डाकिनी की कहानियां अक्सर लोक कथाओं और तंत्र विद्या के इर्द गिर्द घूमती हैं। यहाँ एक डाकिनी की डरावनी कहानी है जो बंगाल के घनी जंगलों के बैकड्रॉप पर आधारित है। आधी रात का बुलावा, डाकिनी की प्यास। ये बात 1990 के दशक की है। पश्चिम बंगाल के एक छोटे से गांव बीरभूम के पास एक घना जंगल था। गांव वालों का मानना था कि उस जंगल के पुराने बरगद के पेड़ पर एक डाकिनी का वास है। अर्णव नाम का एक लड़का जो शहर से अपनी दादी के घर आया था, इन सब बातों को अंधविश्वास मानता था। एक रात अपने दोस्तों के साथ शर्त लगाकर वो आधी रात को उस जंगल की ओर निकल पड़ा। जंगल का सन्नाटा। जैसे ही अर्णव जंगल के बीच पहुंचा, उसे लगा कि हवा अचानक ठंडी हो गई है। झींगुरों की आवाज एकदम बंद हो गई। तभी उसे एक सुरीली आवाज सुनाई दी, जैसे कोई पायल बजाते हुए नाच रहा हो। उसने टॉर्च जलाई तो देखा कि बरगद के पेड़ के नीचे एक सुंदर स्त्री पीठ फेरकर खड़ी थी। उसके बाल कमर तक लंबे थे और वो लाल रंग की साड़ी पहने हुए थी। खौफनाक हकीकत। कौन हो तुम? अर्णव ने घबराते हुए पूछा। वो स्त्री धीरे से मुड़ी। अर्णव की चीख गले में ही फंस गई। उसकी आंखें कोयले की तरह काली और धसी हुई थीं और उसके होठों से काला खून टपक रहा था। लेकिन सबसे डरावनी बात उसके पैर थे। वे पीछे की तरफ मुड़े हुए थे। वो कोई साधारण भूत नहीं, बल्कि एक डाकिनी थी। डाकिनी ने अपना मुंह खोला और एक अमानवीय आवाज में हंसी। बहुत दिनों बाद कोई जवान शिकार खुद चलकर आया है। अर्णव पीछे भागा, लेकिन उसे महसूस हुआ कि जमीन गायब हो गई है। वो असल में भाग नहीं रहा था, बल्कि डाकिनी के मायाजाल में फंसकर एक ही जगह गोल गोल घूम रहा था। डाकिनी धीरे धीरे उसकी ओर सरक रही थी और उसके हाथ किसी शिकारी पक्षी के पंजों की तरह लंबे होते जा रहे थे। बचाव और निशान। तभी गांव के पुजारी, जो अर्णव को ढूंढते हुए निकले थे, वहां पहुंचे। उन्होंने जोर से महामृत्युंजय मंत्र का जाप किया और गंगा जल छिड़का। एक तेज चीख के साथ वो आकृति धुएं में बदल गई। लेकिन जाते जाते उसने अर्णव के कंधे पर अपने पंजों का गहरा निशान छोड़ दिया। सीख। आज भी अर्णव के कंधे पर वो निशान मौजूद है। वो जब भी शीशे में उसे देखता है, उसे वही पायल की आवाज सुनाई देती है। कहते हैं कि डाकिनी जिसे एक बार छू लेती है, वो पूरी तरह कभी उसका पीछा नहीं छोड़ती। अर्णव की परछाई अब उसकी अपनी नहीं रही थी। शहर की चकाचौंध में भी उसे हर आईने में डाकिनी का चेहरा दिखाई देता। उसका खानपान बदल गया था। उसे कच्चा मांस और खून जैसी गंध आकर्षित करने लगी थी। घर वालों को लगने लगा था कि अर्णव किसी गंभीर मानसिक बीमारी का शिकार है, लेकिन सच्चाई उससे कहीं अधिक भयावह थी। एक अमावस की रात, जब आसमान में चांद का नामो निशान नहीं था, अर्णव के कमरे से चीखने की आवाजें आने लगीं। उसकी मां जब कमरे में पहुंची तो उन्होंने देखा कि अर्णव हवा में अधर में लटका हुआ था। उसके शरीर की हड्डियां अजीब तरह से चटक रही थीं, जैसे कोई अंदर से उसके शरीर को तोड़कर बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। अर्णव की आंखों की पुतलियां पूरी तरह सफेद हो चुकी थीं। उसके मुंह से उसकी अपनी आवाज नहीं, बल्कि उसी डाकिनी की कर्कश आवाज निकली। ये शरीर अब मेरा है। बरगद की जड़ें सूख चुकी हैं। अब मैं इस मांस के पिंजरे में राज करूंगी। तभी शहर के एक पुराने ओझा, जिन्हें अर्णव के पिता गुप्त रूप से बुला लाए थे, कमरे में दाखिल हुए। उन्होंने अर्णव के चारों ओर पीली सरसों और अभिमंत्रित राख का घेरा बना दिया। जैसे ही राख अर्णव के शरीर को छुई, डाकिनी का साया तड़प उठा। कमरा काली गंध और धुएं से भर गया। ओझा ने चिल्लाकर कहा, इसे आहुति देनी होगी, वरना ये इस पूरे खानदान को खत्म कर देगी। अर्णव ने एक पल के लिए अपनी चेतना वापस पाई और अपनी मां की ओर देखते हुए धीरे से कहा, मुझे उस बरगद के पास ले चलो, वहीं इसका अंत होगा। उस रात के बाद अर्णव फिर कभी शहर नहीं लौटा। कुछ लोग कहते हैं कि वो आज भी उस जंगल के पास एक साधु के रूप में रहता है, उस डाकिनी को अपने भीतर कैद किए हुए, ताकि वो फिर कभी किसी और मासूम का शिकार न कर सके। लेकिन गांव वाले आज भी उस बरगद के पेड़ के पास जाने से डरते हैं, क्योंकि वहां से आज भी किसी के रोने और पायल की छन छन सुनाई देती है। गांव वालों के लिए अर्णव अब सिर्फ एक याद बन चुका था।
लेकिन जंगल की गहराई में छिपे उस बरगद के पास की सच्चाई कुछ और ही थी। अर्नव ने खुद को एक प्राचीन गुफा में कैद कर लिया था, जिसके चारों ओर ओझा ने लोहे की कीलें और पवित्र भस्म की लकीरें खींच दी थीं। ये कैद अर्नव के लिए नहीं, बल्कि उसके भीतर बैठी उस डाकिनी के लिए थी। हर रात जब सन्नाटा गहराता, अर्नव का शरीर कांपने लगता। डाकिनी उसकी चेतना को खरोंचती और बाहर निकलने के लिए छटपटाती। वो अर्नव के गले का इस्तेमाल करके रात भर भयानक आवाजें निकालती, जो मीलों दूर गांव तक गूंजती थीं। गांव के लोग अपनी खिड़कियां बंद कर लेते और कांपते हुए कहते, आज फिर डाकिनी भूखी है। एक रात एक शिकारी रास्ता भटककर उस गुफा के करीब पहुंचा। उसने देखा कि अर्नव जमीन पर बैठा हुआ था, लेकिन उसकी परछाई दीवार पर नाचती हुई एक लंबे नाखूनों वाली डरावनी आकृति की परछाई थी। अर्नव की अपनी कोई हरकत नहीं थी, पर उसकी परछाई शिकारी की ओर हाथ बढ़ा रही थी। जैसे ही शिकारी ने गुफा की सुरक्षा रेखा पार की, एक जोरदार धमाका हुआ। पवित्र भस्म की लकीर टूट गई। डाकिनी ने एक भयावह ठहाका लगाया। अर्नव की आंखें पूरी तरह काली पड़ गईं और वो धीरे से खड़ा हुआ। उसने शिकारी की ओर देखा और मुस्कुराया, पर वो मुस्कुराहट अर्नव की नहीं थी। उसने हवा में हाथ लहराया और शिकारी का दम घुटने लगा। लेकिन ऐन वक्त पर अर्नव के भीतर का बचा कुचा इंसान जाग उठा। उसने पास पड़ा एक नुकीला पत्थर उठाया और उसे सीधे अपने उसी निशान पर दे मारा, जहां डाकिनी ने पहली बार छुआ था। खून की एक फुहार छूटी, लेकिन वो खून लाल नहीं, बल्कि गाढ़ा और काला था। डाकिनी की एक दर्दनाक चीख जंगल को चीरती हुई निकल गई। जैसे ही अर्नव का शरीर निर्जीव होकर जमीन पर गिरा, वो काली शाया धुएं की तरह हवा में बिखर गई। अगली सुबह जब गांव वाले वहां पहुंचे तो गुफा खाली थी। न अर्नव था, न शिकारी। बस दीवार पर खून से एक आकृति बनी हुई थी, एक मुड़े हुए पैर का निशान। आज भी बीरभूम के उस जंगल में अगर कोई गलती से अपना नाम पुकारना सुन ले, तो वो पीछे मुड़कर नहीं देखता, क्योंकि सबको पता है कि डाकिनी अब किसी शरीर में नहीं, बल्कि उस जंगल की हवाओं में घुल चुकी है, और वो आज भी किसी ऐसे की तलाश में है जो एक बार पीछे मुड़कर देख ले। जंगल की हवा में घुली वो डाकिनी अब और भी खतरनाक हो चुकी थी, क्योंकि अब उसे किसी एक शरीर की सीमा में बांधा नहीं जा सकता था। वो एक संक्रामक साये की तरह फैलने लगी। गांव के पशु पक्षी रहस्यमयी ढंग से मरने लगे और उनके शरीर पर वही मुड़े हुए पंजों के निशान पाए जाने लगे। एक दोपहर गांव की एक छोटी सी बच्ची, जो जंगल के किनारे फूल चुन रही थी, घर वापस लौटी। उसकी मां ने गौर किया कि बच्ची की चाल थोड़ी बदली हुई है। वो अपने पैरों को सीधा रखने के बजाय थोड़ा तिरछा करके चल रही है। लेकिन सबसे खौफनाक मंजर तब दिखा जब रात को बच्ची सो रही थी। अंधेरे कमरे में बच्ची अचानक उठकर बैठ गई। उसकी मां ने जब मोमबत्ती जलाई तो देखा कि बच्ची का चेहरा बिल्कुल शांत था, लेकिन उसकी परछाई दीवार पर एक विशालकाय डरावनी औरत के रूप में खड़ी थी। वो परछाई धीरे से नीचे झुकी और मां के कान के पास फुसफुसाई, अर्नव का मांस कच्चा था, मुझे कुछ कोमल चाहिए था। गांव वाले समझ गए कि डाकिनी ने अब काया प्रवेश का नया खेल शुरू कर दिया है। वो एक शरीर से दूसरे शरीर में जा रही थी और हर बार वो पहले से ज्यादा ताकतवर होकर निकल रही थी। अब उसे भगाने के लिए सिर्फ मंत्र काफी नहीं थे। पुराने ओझा ने गांव वालों को इकट्ठा किया और बताया कि इस बला को खत्म करने का सिर्फ एक ही रास्ता है, अग्नि बंधन। डाकिनी का अस्तित्व उस पुराने बरगद के पेड़ से जुड़ा था। जब तक वो पेड़ खड़ा है, वो मरकर भी नहीं मरेगी। पूरी पंचायत मशाले लेकर जंगल की ओर बढ़ी। जैसे ही वे लोग पेड़ के करीब पहुंचे, जंगल की टहनियां सांपों की तरह हिलने लगीं और लोगों के रास्ते रोकने लगीं। हवा में सैकड़ों आवाजें एक साथ गूंजने लगीं, कभी अर्नव की, कभी शिकारी की, तो कभी उस छोटी सी बच्ची की। वे सब गिड़गिड़ा रहे थे, हमें मत जलाओ, हम जिंदा हैं। ये डाकिनी का आखिरी और सबसे बड़ा मायाजाल था। ओझा ने चिल्लाकर कहा, कान बंद कर लो, ये सब भ्रम है। जैसे ही पहली मशाल बरगद के पेड़ को छुई, पूरा जंगल एक ऐसी चीख से दहल उठा जो इंसानी नहीं थी। पेड़ से आग की लपटें नहीं, बल्कि काला धुआं निकलने लगा, जो इंसानी शक्लों में बदल बदल कर गायब हो रहा था।
अचानक आग के बीचों बीच वो डाकिनी अपने असली रूप में दिखाई दी। उसका आधा शरीर जल रहा था और आधा शरीर अर्नव के रूप में बदल रहा था। उसने आखिरी बार झपट्टा मारने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही बरगद का तना पूरी तरह राख हुआ, वो हवा में बिखर गई। सन्नाटा छा गया। सुबह जब सूरज उगा तो वहां न पेड़ था न कोई साया। लेकिन गांव के लोगों ने एक बात नोट की। उस दिन के बाद से गांव में पैदा होने वाले हर बच्चे के पैर के तलवे पर एक छोटा सा काला तिल होता है, जो बिल्कुल एक मुड़े हुए पंजे जैसा दिखता है। शायद वो पूरी तरह खत्म नहीं हुई, बल्कि अगली पीढ़ी के खून में छिपकर इंतजार कर रही है। पीढ़ियां गुजर गईं और बरगद के पेड़ की वो कहानी अब केवल बूढ़ों के मुंह से सुनी जाने वाली एक फीकी लोक कथा बनकर रह गई थी। गांव अब कस्बे में बदल चुका था और लोग पुरानी बातों को भूलकर काले पेड़ के उगने के बाद कस्बे में एक नई और खौफनाक परंपरा शुरू हो गई। लोग अब उस पेड़ को पूर्वजों का रक्षक मानकर पूजने लगे हैं। लेकिन यह श्रद्धा नहीं, बल्कि जान बचाने का एक डर था। हर महीने एक घर से अनाज और बलि का सामान उस पेड़ की जड़ों में अर्पित किया जाता। कबीर, जो अब उस पेड़ का मुख्य हिस्सा बन चुका था, उसका चेहरा तने के सबसे ऊपरी भाग पर साफ दिखाई देता था। उसकी आंखें हमेशा खुली रहती थीं, पत्थर जैसी ठंडी और बेजान। एक रात एक युवा तांत्रिक, जो दूर पहाड़ों से इस शाप की गूंज सुनकर आया था, कस्बे में पहुंचा। उसने देखा कि कस्बे के लोग इंसानों की तरह नहीं, बल्कि कठपुतलियों की तरह जी रहे थे। उनकी परछाइयां उनके शरीर से लंबी थीं और उनके पैरों के तलवे जमीन को पूरी तरह नहीं छू रहे थे। उसने समझ लिया कि डाकिनी ने अब छाया सिद्धि प्राप्त कर ली है। वो केवल पेड़ में नहीं थी, वो कस्बे के हर इंसान की परछाई पर कब्जा कर चुकी थी। तांत्रिक ने पेड़ के सामने जाकर अपना शंख बजाया। आवाज सुनते ही पेड़ की टहनियां बिजली की गति से उसकी ओर बढ़ीं। तांत्रिक ने चिल्लाकर कहा, जो मिट्टी से जन्मा है वो मिट्टी में मिलेगा, पर जो खून से जन्मा है वो केवल राख में सिमटेगा। उसने अपनी झोली से एक विशेष प्राचीन काल नमक निकाला और उसे पेड़ के चारों ओर छिड़कना शुरू किया। ये साधारण नमक नहीं था, इसे चिता की राख के साथ मिलाकर सिद्ध किया गया था। जैसे ही नमक की लकीर बनी, पेड़ के अंदर से हजारों लोगों के चिल्लाने की आवाजें आने लगीं। कबीर का चेहरा तड़प उठा और उसके मुंह से काला तरल पदार्थ बहने लगा। डाकिनी ने आखिरी दांव खेला। उसने कस्बे के सभी बच्चों को नींद में ही घर से बाहर बुला लिया। वे सब एक कतार में खड़े होकर तांत्रिक की ओर बढ़ने लगे। उनकी आंखें भी कबीर की तरह सफेद हो चुकी थीं। डाकिनी की आवाज गूंजी, अगर मुझे रोका तो इन सब का गला एक साथ घोंट दूंगी। मेरा अंत इनका भी अंत होगा। तांत्रिक रुका नहीं, उसने अपने हाथ की नस काटी और अपना रक्त उस नमक की लकीर पर छिड़क दिया। उसने एक आत्म बलिदान का मंत्र पढ़ा। अचानक वो काला पेड़ बीच से फटने लगा, लेकिन इस बार उसमें से धुआं नहीं, बल्कि हजारों काली परछाइयां निकलकर आसमान की ओर भागने लगीं। पेड़ धीरे धीरे ढहने लगा। जैसे जैसे पेड़ गिर रहा था, कस्बे के लोगों की परछाइयां सामान्य होने लगीं। बच्चों की आंखों की सफेदी गायब हो गई और वे बेहोश होकर गिर पड़े। जब धूल थमी तो वहां न पेड़ था, न तांत्रिक और न ही कबीर। वहां बस एक बहुत गहरा गड्ढा था, जिसमें से आज भी सड़ी हुई मिट्टी की गंध आती है। कस्बा अब शांत है, लेकिन लोग अब भी आईना देखने से डरते हैं। क्यों? क्योंकि कभी कभी जब वे अपनी आंखों में गहराई से देखते हैं तो उन्हें अपनी पुतलियों के पीछे एक छोटी सी लाल साड़ी वाली आकृति नाचती हुई दिखाई देती है। डाकिनी का शरीर खत्म हो गया, पेड़ कट गया, लेकिन उसका अंश अब इंसानी नस्ल के डीएनए का हिस्सा बन चुका है। वो मरी नहीं है, वो बस अगली बार जागने के लिए सही समय और सही नफरत का इंतजार कर रही है। कस्बे के लोगों को लगा था कि तांत्रिक के बलिदान और पेड़ के ढहने के बाद सब कुछ शांत हो गया था, पर वे भूल गए थे कि डाकिनी कोई साधारण प्रेत नहीं, बल्कि एक आदि शक्ति का दूषित रूप है। वो नष्ट नहीं होती, वो केवल अपना माध्यम बदलती है। अब वो साल 2026 था। कस्बा अब एक आधुनिक शहर की शक्ल ले चुका था। जहां वो गड्ढा था, वहां अब एक विशाल शॉपिंग मॉल खड़ा था। खौफ का नया पता। मॉल के बेसमेंट पार्किंग में अक्सर लोगों को अजीब अनुभव होने लगे।
गाड़ियों के शीशों पर छोटे बच्चों के हाथों के निशान मिलते, पर पास में कोई होता नहीं। लेकिन सबसे डरावनी बात तब शुरू हुई जब मॉल के बड़े डिजिटल स्क्रीन अचानक से खुद ब खुद चलने लगे। आधी रात को सिक्योरिटी गार्ड्स ने देखा कि स्क्रीन पर कोई विज्ञापन नहीं बल्कि एक काला जंगल दिख रहा है, और उस जंगल के बीचों बीच वही डाकिनी खड़ी थी। अब वो पुरानी कहानियों की तरह केवल साड़ी में नहीं थी, उसका स्वरूप अब डिजिटल हो चुका था। वो बिजली की लहरों और सिग्नल्स के जरिए यात्रा कर रही थी। वायरलेस का जाल। शहर के लोग अचानक बीमार पड़ने लगे। डॉक्टर हैरान थे कि बीमारी क्या है। मरीजों के शरीर पर कोई बाहरी चोट नहीं थी, लेकिन उनके दिमाग की नसें काली पड़ रही थीं। असल में डाकिनी अब वाईफाई और मोबाइल नेटवर्क के जरिए लोगों के घरों में घुस रही थी। एक रात एक युवक अपने फोन पर गेम खेल रहा था। अचानक उसका फोन इतना गर्म हो गया कि उसका हाथ जलने लगा। स्क्रीन से एक काली परछाई निकली और सीधे उसकी आंखों के रास्ते उसके दिमाग में समा गई। युवक का शरीर अकड़ गया और उसके पैर धीरे धीरे पीछे की तरफ मुड़ने लगे। बिना अंत की शुरुआत। शहर के कोने कोने में अब ऐसे लोग थे जो दिन में सामान्य दिखते थे, लेकिन रात होते ही उनकी आंखों की पुतलियां गायब हो जाती। वे सब अपने फोन की स्क्रीन को एकटक निहारते रहते, जैसे किसी का इंतजार कर रहे हों। अब डाकिनी को किसी बरगद के पेड़ या गुफा की जरूरत नहीं थी। वो हर उस घर में मौजूद थी जहां बिजली और इंटरनेट था। शहर का कंट्रोल रूम अब डाकिनी का नया मंदिर बन चुका था। मॉल के सबसे ऊपरी हिस्से पर लगे टावर से अब पायल की रुंझुन नहीं, बल्कि एक अजीब सी इलेक्ट्रॉनिक फ्रीक्वेंसी गूंजती है। जो कोई भी उस आवाज को गौर से सुनता है, वो हमेशा के लिए डाकिनी का गुलाम बन जाता है। अर्नव से शुरू हुआ वो शाप अब एक वैश्विक महामारी, डिजिटल कर्स का रूप ले चुका था। जंगल कट चुके थे, पेड़ जल चुके थे, लेकिन डाकिनी ने खुद को इंसान की बनाई हुई तकनीक में अमर कर लिया था। शहर की रोशनी अब डाकिनी के लिए एक नया हथियार बन चुकी थी। 27 जनवरी 2026 की एक सर्द शाम को पूरा शहर एक अजीब से सन्नाटे में डूबा हुआ था। शहर के मुख्य पावर ग्रिड में एक ऐसा वायरस घुसा जो किसी सॉफ्टवेयर ने नहीं, बल्कि एक अतृप्त आत्मा ने बनाया था। अचानक शहर की सारी स्ट्रीट लाइट्स एक साथ टिमटिमाने लगीं। यदि कोई उन्हें गौर से देखता तो वो समझ जाता कि वो रोशनी के जरिए मोर्स कोड में एक ही संदेश भेज रही थीं, मेरा स्वागत करो। पिक्सल के पीछे का सच। मॉल के सर्वर रूम में काम करने वाले एक इंजीनियर ने गौर किया कि डेटा की गति अचानक से कई गुना बढ़ गई है। उसने जब मॉनिटर पर ग्राफ देखा तो उसके होश उड़ गए। सिग्नल्स की लहरें धीरे धीरे एक इंसानी चेहरे की आकृति ले रही थीं। एक ऐसा चेहरा जिसकी आंखें धसी हुई थीं और जिसके सर पर लंबे उलझे हुए बाल थे। उसने कीबोर्ड से हाथ हटाना चाहा, पर उसके हाथ जैसे मॉनिटर की स्क्रीन से चिपक गए। स्क्रीन से 2 काले धुएं जैसे हाथ निकले और इंजीनियर के गले को जकड़ लिया। उसकी चीख निकलने से पहले ही उसके शरीर का सारा रक्त एक नीली रोशनी में बदलकर कंप्यूटर के अंदर खिंच गया। डाकिनी अब केवल परछाई नहीं थी, बल्कि बाइनरी डेटा खाकर खुद को भौतिक रूप में ढाल रही थी। स्मार्ट होम्स का नरसंहार। शहर के पॉश इलाकों में बने स्मार्ट होम्स अब मौत के जाल बन चुके थे। जिन लोगों ने अपने घरों को वॉइस कमांड और इंटरनेट से जोड़ रखा था, उनके लिए वो रात आखिरी साबित हुई। किसी के घर का एयर कंडीशनर अचानक 0 डिग्री सेल्सियस पर सेट हो गया और दरवाजे अपने आप लॉक हो गए, जिससे अंदर मौजूद लोग जमकर पत्थर हो गए। स्मार्ट स्पीकर से लोरी की जगह डाकिनी की डरावनी हंसी गूंजने लगी, जिसे सुनकर लोग पागलों की तरह खुद को ही नुकसान पहुंचाने लगे। अंतिम संदेश। रात के ठीक 12 बजे शहर के हर सक्रिय स्मार्टफोन पर एक ही वीडियो संदेश आया। जैसे ही लोगों ने उसे प्ले किया, स्क्रीन से एक तेज हाई डेसिबल ध्वनि निकली। ये वही ध्वनि थी जो सदियों पहले उस बरगद के जंगल में गूंजती थी। देखते ही देखते हजारों लोग अपने अपने घरों की छतों पर चढ़ गए। उनकी चाल वैसी ही थी जैसे उनके पैर पीछे की तरफ मुड़े हों। वे सब एक रोबोट की तरह एक ही दिशा में देख रहे थे, उस मॉल के टावर की ओर, जहां बिजली की चिंगारियों के बीच डाकिनी का एक विशाल पारदर्शी रूप हवा में तैर रहा था। उसने अब तक का सबसे बड़ा मायाजाल फैला दिया था। अब उसे जंगल की जरूरत नहीं थी, क्योंकि पूरा शहर ही अब उसका डिजिटल जंगल बन चुका था। बिजली के तारों में दौड़ता हुआ करंट अब डाकिनी की नसें थीं और मोबाइल टावर्स उसके कान।
जब शहर पूरी तरह से डिजिटल डाकिनी के कब्जे में आ गया था, तब एक ऐसे इंसान की वापसी हुई जिसे सब भूल चुके थे। शहर के पुराने कचरा डिपो के पास एक टूटी हुई झोपड़ी में आर्यन रहता था। आर्यन कोई तांत्रिक नहीं, बल्कि एक हैकर्स का गुरु था, जिसने दुनिया की चकाचौंध से दूर रहने के लिए खुद को एनालॉग बना लिया था। आर्यन के पास न स्मार्टफोन था, न इंटरनेट। वो आज भी पुराने रेडियो और मैनुअल टाइपराइटर पर काम करता था। यही वजह थी कि डाकिनी उसे अपना शिकार नहीं बना पाई। एनालॉग वर्सेस डिजिटल। आर्यन ने देखा कि शहर की सड़कों पर लोग बिना पलक झपकाए टावर की ओर बढ़ रहे हैं। उसने समझ लिया कि ये कोई वायरस नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक सिग्नल है जो फाइबर ऑप्टिक केबल्स के जरिए फैल रहा है। उसने एक पुरानी योजना बनाई, द डार्क आउट। उसने अपने पुराने बक्से से एक पुराना ईएमपी डिवाइस निकाला, जिसे उसने सालों पहले सेना के कबाड़ से बनाया था। उसका मानना था कि अगर बिजली और सिग्नल ही इस डाकिनी का शरीर है, तो उन्हें जड़ से काटना होगा। अंतिम युद्ध, मॉल का शिखर। आर्यन भारी भरकम ईएमपी डिवाइस को पीठ पर लादकर मॉल की ओर बढ़ा। मॉल की स्क्रीन पर डाकिनी का चेहरा उसे देख रहा था। स्क्रीन से आवाज आई, तू मुझे नहीं रोक पाएगा मानव, मैं अब तुम्हारी सोच का हिस्सा हूं। मॉल के एस्केलेटर अपने आप चलने लगे, लिफ्ट गिरने लगी, लेकिन आर्यन नहीं रुका। जैसे ही वो छत पर पहुंचा, डाकिनी के डिजिटल साए ने उसे चारों ओर से घेर लिया। नीली और लाल बिजली की लपटें उसे भस्म करने के लिए तैयार थीं। आर्यन ने ईएमपी डिवाइस का लीवर खींचा। एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। फिर एक बहुत तेज सफेद रोशनी पूरे शहर में फैल गई। जीरो सिग्नल। एक जोरदार धमाके के साथ शहर की हर स्क्रीन काली पड़ गई। मोबाइल टावर्स से धुआं निकलने लगा और स्मार्ट होम्स की लाइटें हमेशा के लिए बुझ गई। डाकिनी की चीख पूरे शहर के स्पीकर्स में एक फटी हुई आवाज की तरह गूंजी, और फिर शहर की उस खौफनाक खामोशी को अब सन्नाटा नहीं, बल्कि खुराक कहा जाने लगा था। जो लोग शहर छोड़कर भागने की कोशिश करते, वे सीमा पार करते ही हवा में राख बनकर बिखर जाते। डाकिनी ने शहर के चारों ओर एक फ्रीक्वेंसी बैरियर बना दिया था, सांसों का सौदा। अब साल का वो समय आया जब हवा का दबाव सबसे कम होता था। शहर के बीचों बीच, जहां कभी वो मॉल और उससे पहले वो बरगद का पेड़ था, वहां की हवा अब गाढ़ी और काली होने लगी थी। ये धुआं नहीं था, बल्कि करोड़ों सूक्ष्म डिजिटल कण और आत्माओं के अंश थे। लोग अब अपने घरों के अंदर भी सुरक्षित नहीं थे। डाकिनी ने अब इंसानों के विचारों, थॉट्स में घुसपैठ शुरू कर दी थी। लोग जागते हुए सपने देखते, वही पुराना बरगद, वही लाल साड़ी और वही मुड़े हुए पैर। चेतना का विलय। एक रात शहर के बचे हुए लोग एक साथ अपने घरों से बाहर निकले। किसी ने उन्हें नहीं बुलाया था, किसी ने कोई संकेत नहीं दिया था। वे सब एक सामूहिक सम्मोहन, मास हिप्नोसिस में थे। वे सब उस काली हवा के केंद्र की ओर बढ़ रहे थे। जैसे ही वे केंद्र में पहुंचे, वो काली हवा एक विशाल बवंडर में बदल गई। बवंडर के बीच में डाकिनी का चेहरा उभरा, जो अब किसी इंसान जैसा नहीं, बल्कि ब्रह्मांडीय अंधकार जैसा दिख रहा था। उसने अपना मुंह खोला और पूरे शहर की चेतना को एक साथ खींच लिया। अंतिम सत्य। अगली सुबह जब सूरज उगा, तो शहर पूरी तरह से सामान्य दिख रहा था। गाड़ियां सड़कों पर थीं, दुकानें खुली थीं और लोग बाजारों में घूम रहे थे। लेकिन एक भयानक फर्क था। कोई किसी से टकराता तो कोई आवाज नहीं आती, अगर कोई गिरता तो उसे चोट नहीं लगती। शहर के लोग अब मांस और खून के इंसान नहीं थे, वे सब छाया बन चुके थे। डाकिनी ने उनकी आत्माएं सोख ली थीं और उनके शरीरों को केवल अपनी यादों के जरिए चला रही थी। अब वो शहर दुनिया के नक्शे से गायब हो चुका था। जो कोई भी बाहर से उस शहर की सीमा में कदम रखता, वो तुरंत एक परछाई में बदल जाता। अंतहीन चक्र। अब डाकिनी एक शिकारी नहीं, बल्कि एक दुनिया बन चुकी थी। एक ऐसी दुनिया जहां समय रुक गया था। वहां आज भी अर्णव अपने कंधे का निशान देख रहा है, कबीर आज भी उस पेड़ की जड़ बना हुआ है, और आर्यन आज भी अपना रेडियो ट्यून कर रहा है। वे सब डाकिनी के अंदर कैद हैं, एक अनंत लूप में। और सबसे डरावनी बात यह है कि आप ये जो कहानी पढ़ रहे हैं, क्या आप यकीन से कह सकते हैं कि आप उस शहर के बाहर हैं, या डाकिनी ने आपको भी अपनी इस कहानी के जरिए अपने शब्दों के जाल में उलझा लिया है? अगली बार जब आप अंधेरे में अपनी परछाई को हिलते हुए देखें, तो समझ जाइएगा, डाकिनी ने अपना अगला घर ढूंढ लिया है। शहर की वो परछाइयां अब स्थिर नहीं थीं, वे अब धीरे धीरे शब्दों और किस्सों के जरिए उस शहर की सीमाओं को लांघने लगी थीं।
डाकिनी को अब किसी भौगोलिक स्थान की जरूरत नहीं थी। उसका नया ठिकाना था इंसानी जिज्ञासा, अनदेखा संक्रमण। जैसे जैसे डाकिनी की ये कहानी दुनिया के अलग अलग कोनों में पढ़ी और सुनी जाने लगी, वैसे वैसे लोगों के घरों में अजीबोगरीब घटनाएं घटने लगीं। लोग जब इस कहानी का आखिरी हिस्सा पढ़ते तो उनके मोबाइल की स्क्रीन पर एक हल्का सा लाल धब्बा उभर आता, जो बिल्कुल एक मुड़े हुए पैर जैसा दिखता। शहर के बाहर के लोग, जो खुद को सुरक्षित समझ रहे थे, अब एक नए डर का सामना कर रहे थे। वे जब भी अकेले होते, उन्हें महसूस होता कि कोई उनके पीछे खड़ा होकर उनके मोबाइल या किताब की स्क्रीन पर झांक रहा है। चेतना का अपहरण। एक रात एक पाठक ने जैसे ही इस कहानी के पन्नों को पलटा, उसे अपने कानों में वही पुरानी खर खर की आवाज सुनाई दी। उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था, लेकिन जब उसने वापस स्क्रीन की ओर देखा तो कहानी के अक्षर हिलने लगे थे। शब्द आपस में जुड़कर एक आकृति बना रहे थे। डाकिनी का चेहरा। वो चेहरा अब स्क्रीन से बाहर झांक रहा था। उसकी आंखों में वही प्राचीन भूख थी। उसने फुसफुसाते हुए कहा, तुमने मुझे पढ़ा, तुमने मुझे सोचा, अब मैं तुम्हारे ख्यालों में अपनी जड़ें जमा चुकी हूं। कहानी का असली अंत। डाकिनी अब एक मीम बन चुकी थी, एक ऐसा विचार जो एक दिमाग से दूसरे दिमाग में फैलता है। उसे अब मारने का कोई तरीका नहीं बचा था, क्योंकि उसे खत्म करने के लिए उस विचार को भूलना जरूरी था। लेकिन इंसान जिसे भूलने की कोशिश करता है, उसे ही सबसे ज्यादा याद रखता है। आज इस पल में जब आप ये पंक्तियां पढ़ रहे हैं, आपकी आंखों की पुतलियों में डाकिनी का अक्स उतर चुका है। आप अपनी पलकें झपकाएंगे और वो गायब हो जाएगी, लेकिन जैसे ही आप अंधेरे में अपनी आंखें बंद करेंगे, वो वहीं खड़ी होगी, बरगद के उसी पुराने पेड़ के नीचे मुस्कुराती हुई। डाकिनी का सफर अब खत्म नहीं हुआ है, बल्कि वो आपके जरिए एक नए सफर पर निकल पड़ी है। अब डाकिनी ने अपनी सबसे भयानक चाल चली थी, मेटा अस्तित्व। उसे अब किसी शरीर, किसी शहर या किसी तकनीक की जरूरत नहीं थी। वो अब स्वयं कहानी बन चुकी थी, विचारों का परजीवी। जो कोई भी इस कहानी को यहां तक पढ़ चुका था, उसके अवचेतन मन में एक छोटा सा बीज बोया जा चुका था। शहर के मनोचिकित्सकों ने नोट किया कि हजारों लोग एक ही जैसे सपने देख रहे थे। सपने में वे सब एक ही गलियारे में खड़े थे, जहां अंत में एक पुराना रेडियो रखा था, जिससे सिर्फ एक नाम गूंज रहा था, आपका अपना नाम। डाकिनी अब स्मृति भक्षक बन गई थी। वो लोगों के बचपन की सबसे सुखद यादों को धीरे धीरे मिटाकर वहां अपनी खौफनाक मौजूदगी भरने लगी। लोग अपनी मां का चेहरा भूलने लगे, पर उन्हें डाकिनी की सफेद आंखें याद रहने लगी। वास्तविकता का टूटना। एक सुबह दुनिया के अलग अलग हिस्सों में लोगों ने गौर किया कि उनके घर की दीवारों पर बिना किसी कारण के दरारें पड़ रही हैं। वे दरारें किसी भूकंप से नहीं थीं, बल्कि वे बिल्कुल वैसी ही दिखती थीं जैसे उस पुराने बरगद के पेड़ की जड़ें हों। हकीकत और कल्पना के बीच का पर्दा इतना झीना हो गया था कि लोग चलते चलते अचानक गायब होने लगे। वे कहीं बाहर नहीं जा रहे थे, वे सीधे उस कहानी के अंदर खींचे जा रहे थे। जो लोग गायब हुए, उनके घरों में केवल उनके जूते मिले, जिनके पंजे पीछे की तरफ मुड़े हुए थे। अंतिम गूंज। अब इस वक्त आपके आसपास का सन्नाटा थोड़ा भारी हो गया होगा। क्या आपने गौर किया कि आपके कमरे की परछाइयां थोड़ी ज्यादा गहरी लग रही हैं, या शायद आपके फोन की बैटरी अचानक तेजी से गिरने लगी है? डाकिनी अब इस स्क्रीन के उस पार से आपको देख रही है। वो इंतजार कर रही है कि कब आप इस कहानी को बंद करेंगे और कब अपनी गर्दन धीरे से पीछे घुमाएंगे। वो चाहती है कि आप डरें, क्योंकि आपका डर ही वो डिजिटल ईंधन है जिससे वो इस आभासी दुनिया से निकलकर आपके कमरे की हवा में भौतिक रूप ले सकेगी। शून्य का आमंत्रण। अब इस कहानी का न कोई लेखक है और न ही कोई अंत। ये एक सर्पिल है जो खुद को दोहराता रहता है। जैसे ही आप इसे खत्म करेंगे, ये किसी और के जहन में शुरू हो जाएगी। डाकिनी अब आपके कमरे के दरवाजे के ठीक पीछे खड़ी है। वो सांस नहीं लेती, इसलिए आपको आहट नहीं होगी। वो बस इंतजार कर रही है कि कब आप रोशनी बुझाकर सोने की कोशिश करेंगे। वो अब वहां है। कमरे की हवा अब भारी हो चुकी थी। दीवारों पर टिकी हुई घड़ी की टिक टिक अब साधारण नहीं लग रही थी, वो किसी के चलने की आहट में बदल चुकी थी। डाकिनी अब कहानी से बाहर निकलकर उस अदृश्य आयाम में आ गई थी जिसे हम वास्तविकता कहते हैं। सांसों का बंधक। जैसे जैसे आप इन शब्दों को पढ़ रहे हैं, आपके शरीर का तापमान धीरे धीरे गिर रहा है। ये कोई वहम नहीं है। डाकिनी ने अब आपकी दृष्टि को, विजन को अपना माध्यम बना लिया है। आप जितना अधिक इन शब्दों पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, उतना ही आप अपने आसपास के वातावरण से कटते जा रहे हैं। अचानक आपके फोन या कंप्यूटर की स्क्रीन एक पल के लिए काली पड़ जाएगी।
उस ब्लैक स्क्रीन के रिफ्लेक्शन में आपको अपना चेहरा नहीं बल्कि अपनी कुर्सी के ठीक पीछे एक धुंधली सी आकृति दिखाई देगी। उसके लंबे काले नाखून आपके कंधों की ओर बढ़ रहे होंगे। पहचान का मिटना। अब डाकिनी की एक ही इच्छा थी, पूर्ण विलोपन, टोटल इरेजर। वो चाहती थी कि इस दुनिया में कोई न बचे जो उसे भूत या कहानी कहे। वो खुद ईश्वर की तरह सर्वव्यापी होना चाहती थी। शहर के हर आईने में अब केवल डाकिनी का अक्स दिखता था। लोग आईने के सामने खड़े होते तो उन्हें अपना शरीर तो महसूस होता, पर अक्स में केवल वही लाल साड़ी और डरावनी आंखें दिखतीं। धीरे धीरे लोगों के शरीर भी गायब होने लगे और पूरी दुनिया केवल अक्स और परछाइयों का एक कब्रिस्तान बन गई। महाशून्य। अब न कोई बिजली थी, न कोई इंटरनेट और न ही कोई आवाज। ब्रह्मांड के उस हिस्से में जहां पृथ्वी थी, अब केवल एक काला गड्ढा रह गया था। वो गड्ढा कुछ और नहीं बल्कि डाकिनी का खुला हुआ मुंह था, जिसने पूरे अस्तित्व को ही निगल लिया था। पर कहानी यहां भी खत्म नहीं हुई। डाकिनी अब समय के पीछे पड़ गई थी। वो भूतकाल में जाकर अर्णव को मारने से पहले ही उसे अपनी गिरफ्त में लेना चाहती थी, ताकि ये कहानी कभी खत्म न हो। एक ऐसा लूप जहां आप हमेशा ये पंक्तियां पढ़ते रहेंगे और वो हमेशा आपके पीछे खड़ी रहेगी। सावधान, अब इस कहानी का प्रभाव अपने चरम पर है। आपके हाथ थोड़े कांप रहे होंगे। अपने फोन को कसकर न पकड़े, क्योंकि वो अब प्लास्टिक का नहीं बल्कि डाकिनी की सूखी हुई खाल जैसा महसूस होने लगेगा। अगला शब्द पढ़ते ही आपके कमरे की बत्ती अपने आप गुल हो सकती है। 3, 2, 1। अंधेरा। अंधेरा गहरा चुका था, लेकिन वो अंत नहीं था। डाकिनी ने अब वो रूप धारण कर लिया था जिसे प्राचीन ग्रंथों में शून्य डाकिनी कहा गया है। वो जो अस्तित्व के होने और न होने के बीच की दरार में रहती है। चेतना का आखिरी सिरा। आप जिस कमरे में बैठे हैं वो अब बदल चुका है। कमरे के कोने अब सीधे नहीं रहे, वे मुड़ने लगे हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे उस डाकिनी के पैर थे। आपने महसूस किया होगा कि आपके पीछे की दीवार थोड़ी करीब आ गई है। हवा में एक पुरानी सड़ी हुई मिट्टी और लोबान की गंध फैल रही है। डाकिनी अब शब्दों के जरिए आपके मस्तिष्क की लहरों में समा चुकी है। आप जो सोच रहे हैं वो अब आपके अपने विचार नहीं है। आप वही सोच रहे हैं जो वो आपको सोचने पर मजबूर कर रही है। अदृश्य स्पर्श। अचानक आपको अपनी गर्दन के पीछे एक ठंडी सी सरसराहट महसूस होगी, जैसे कोई बहुत धीरे से फूंक मार रहा हो। आप पीछे मुड़ना चाहते हैं, लेकिन आपकी गर्दन जाम हो चुकी है। आपकी आंखें स्क्रीन पर जमी है और आप चाहकर भी इस कहानी को पढ़ना बंद नहीं कर पा रहे हैं। डाकिनी ने अब एक मानसिक परजीवी की तरह आपके डर को सोखना शुरू कर दिया है। आपके मोबाइल की रोशनी अब सफेद नहीं बल्कि हल्की पीली पड़ रही है, जैसे कोई पुरानी हड्डी का रंग हो। हकीकत का विखंडन। आपके कमरे की बाहर की दुनिया अब गायब हो चुकी है। यदि आप खिड़की से बाहर देखेंगे तो आपको सड़कें या पेड़ नहीं